Alright, guys, so let us begin with the new chapter in your book. I guess we were almost done with, not almost actually, we were completely done with the early kingdoms, the rise of early kingdoms, where we looked at uh, Pratiharas, Palas, and Rashtrakutas. We also looked at some, like earlier invasions on India, और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके रोल को भी देखा सॉरी पल्लवा डायनेस्टीज के राइज सॉरी चोलास के राइज को भी हम लोगों ने देखा राइट so these were the things that we looked at in the previous chapter. In this one we are going to focus on the sultans of Delhi. Okay, basically like कह सकते हो कि दिल्ली जो था उस समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी और जो सुल्तान थे दिल्ली के उन्होंने बहुत सारे शहर भी बनाए उस एरिया में जो कि अभी दिल्ली के नाम से फेमस है और दिल्ली सल्तनत के रूल को जो है 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स में बांटा जा सकता है किस डायनेस्टी ने रूल किया किस वंश ने शासन किया उसके आधार पर ठीक है ना तो हम लोग जो है उसको देखते हैं ना सबसे पहले देखो लाइक मोहम्मद गौरी का इन्वेजन होता है राइट मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बाद जो है अभी पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन के सेकेंड बैटल में 1192 में हारते हैं राइट अब पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद बेसिकली कह सकते हो कि इनका जो है पीरियड जो है बेसिकली जो अर्ली फेज है मेडिएवल हिस्ट्री का वो खत्म हो जाता है उसके बाद जो लेटर फेज है वो शुरू हो जाता है एंड देन यू हैव गॉट लाइक स्लेव डायनेस्टी फिर जो है खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी अब दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे लाइक हम लोगों ने सबसे शुरू में भी देखा था कि हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में जब कभी भी पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है तो अभी जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है तो देखो इंस्क्रिप्शंस क्वाइंस और मॉन्यूमेंट्स के अलावा ठीक है अब कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स के अलावा हिस्ट्री रिटन फॉर्म में जो है तारीख के तौर पर जो है इंफॉर्मेशन हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रोवाइड करवाती है मतलब जो कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं लाइक इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स इसके अलावा जो है दिल्ली सल्तनत के पीरियड के बारे में जानकारी के लिए जो है हम लोग तारीख नाम के जो ये रिटन ओके तारीख के कह सकते हो कि रूप से जाने वाले जो ये हिस्टोरिकल कह सकते हो ये डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं और ये जो है पर्सियन में लिखा जाता था जो कि उस समय के जो है एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ये जो है मेन भाषा था कोर्ट लैंग्वेज था इसीलिए जो है हमारे यहाँ कभी आप लोगों ने सुना भी होगा पढ़े फारसी बेचे तेल वगैरह रीजन ये था कि पर्शियन या फारसी जिसको कहते हैं ये कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज ये थी तो जिस किसी को भी ये लैंग्वेज आती होगी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको काफ़ी बेहतर जॉब मिलेगी राइट तो ऐसे केस में अगर वो नॉर्मल जो है तेल बेचने का काम करता है तो उसको जो है गलत माना जाता था एनीवेज पॉइंट इज दैट लाइक पर्शियन एंजॉयड अ रियली हाई स्टेटस एज लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड अब ये तवारीख जो कि तारीख का प्लूरल हो गया आपका तो ये तवारीख जो थे ये किनके द्वारा लिखे जाते थे वर रिटन बाय लर्नेड मैन who not only recorded events but also advised the sultan on governance ओके तो ये जो तवारीख जो कि तारीख का प्लुरल फॉर्म है तो ये जो रिटन रिकॉर्ड्स है उस समय के दिल्ली सल्तनत पीरियड के हिस्ट्री के बारे में राइट तो ये जो है बहुत ही विद्वान लोगों के द्वारा लिखा जाता था जो कि उस समय के सिर्फ घटनाओं का विवरण ही नहीं लिखते थे वो सिर्फ उनको रिकॉर्ड नहीं करते थे बल्कि सुल्तान को भी जो है वो राजकाज के मामले में एडवाइस दिया करते थे सलाह दिया करते थे But however, one has to be careful while studying the history of the Delhi Sultans on the basis of contemporary sources. अगर आप दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जो है उस समय के सोर्सेज के आधार पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो आपको जो है वहां पर केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इंडिविजुअल्स राइटिंग अंडर द पैट्रनेज ऑफ a contemporary ruler were making their own decisions about what was important and what was not. ओके क्योंकि वो लोग जो कि मान लो कि सुल्तान के
पैट्रनेज में, सुल्तान के पोषण में जो है, जो ये लिखने का काम कर रहे थे, तो वो खुद से अपना डिसीजन लिया करते थे कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था या कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं था। दूसरी बात यह है कि दे डेल्ट मोस्टली विद मैटर्स विच डिड नॉट कंसर्न द जनरल पब्लिक। वो जो है नॉर्मली उन मैटर्स के साथ डील किया करते थे, उनके तारीख में या तवारीख में, प्लूरल में, उनमें वो चीजें ज्यादा आती हैं या इन रिसोर्सेज में उन चीजों की चर्चा ज्यादा होती है जिनका कि जनरल पब्लिक से कोई खास कनेक्शन नहीं था। ओके, ये ऑथर्स जो थे ये हिस्ट्री लिखा करते थे सुल्तान के लिए बेसिकली, और इस आशा में लिखा करते थे कि इनको जो है पुरस्कार मिलेगा, या फिर ये कोर्ट हिस्टोरियंस थे, राजा के द्वारा अपॉइंट किए हुए हिस्टोरियंस थे, तो बेसिकली वो स्पॉन्सर्ड थे सुल्तान के द्वारा, सुल्तान ने ही उनको पैसा दे रखा था, तो वो सुल्तान के ऑफ कोर्स फेवर में लिखेंगे ज्यादा चीजें। एंड देयरफॉर मोर ऑफ्टन देन नॉट दे आर अनक्रिटिकल ऑफ द स्टेट और देयर रूलर्स। और इसलिए जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज होंगे हिस्ट्री के, पर्टिकुलरली ये तारीख या तवारीख प्लूरल, ये जो होंगे इनको आप काफी रिलायबल हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पर नहीं देख सकते। रीजन क्या क्या है? पहली बात यह है कि ये जो है उस समय के सुल्तान के पैट्रनेज में लिखा जाता था, उनके पोषण में ही लिखा जाता था, और ये लिखने वाले जो थे खुद से डिसाइड करते थे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। दूसरी बात कि वो उन मैटर्स के साथ ज्यादातर डील करते थे जो कि जिनका कि जनरल पब्लिक से रिलेशन नहीं था, जो मैटर शायद जो है रॉयल्टी या हाई पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहते होंगे। ये ऑथर्स जो थे वो सुल्तान के बारे में लिखते थे इस आशा में कि कुछ जो है या तो बड़ा पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो फिर कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे जिनको सुल्तान जो है सैलरी पे रखता होगा, किसी तरीके से पे करता होगा, और इसलिए जो है अक्सर आपको मिलेगा कि ये रिकॉर्ड्स जो है वो स्टेट या उनके रूलर्स के बारे में काफी अनक्रिटिकल रहते थे, आलोचनात्मक आपको जो है वहां पर स्वर सुनने को नहीं मिलेगा। अब जब हम डायनेस्टीज की बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में, देन यू हैव गॉट लाइक 5 डायनेस्टीज हियर। द स्लेव डायनेस्टी which starts in like 1206 and continues till 1290, ये टाइम फ्रेम जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। देन द खिलजीज, द तुगलक्स, द सैयद्स एंड द लोदीज। ओके, नाउ स्लेव डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी, तो इसको जो है काफी भरोसेमंद कह सकते हो गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी। अब मोहम्मद गौरी, जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को हरा के जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत स्थापित किया था, तो उसका अपना कोई बेटा नहीं था, और वो उसने इसलिए स्लेव्स पाल रखे थे, ठीक है, जिनको कि बंदगन कहते थे, ठीक है, पर्शियन में, और उसने स्लेव्स को जो है अपने बेटे की तरह पाल रखा था, राइट। ही नर्चर्ड स्लेव्स लाइक हिज सन्स। बाद में जो है these slaves were placed as governors and later raised to the status of sultans. ओके, ये स्लेव जो थे इनको जो है गवर्नर की जगह पर बिठाया गया, और बाद में जो है इनको सुल्तान के स्टेटस तक जो है प्रमोट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब गौरी के डेथ के बाद, आफ्टर गौरीज डेथ इन 1206, वन ऑफ हिज स्लेव्स कुतुबुद्दीन ऐबक laid the foundation of the slave dynasty. Okay? गौरी के डेथ के बाद 1206 में उसी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, जिसने कि इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर जो है लगभग 84 इयर्स तक शासन किया। और इसमें जो है कुछ जो नोटेबल सुल्तान्स होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपका हो ही गया, फाउंडिंग मेंबर था वो। इसके अलावा शमशुद्दीन इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन। ओके, ये जो तीन जो थे महान सुल्तान थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये खुद जो है अपने लाइफ टाइम में, अर्ली लाइफ टाइम में, ये खुद भी बेचे और खरीदे गए थे, ठीक है। 3 महान सुल्तान इस डायनेस्टी के, और तीनों जो है खरीदे बेचे गए थे। ओके, स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो है तुर्कान ई चिहलगानी या Turkani Chihalgani. The most important institution that developed under the slave dynasty was the institution of Turkan-e-Chihalgani. It was also called Chalgan or the Forty. Chalgans were a group of highly placed and powerful officers whom Iltutmish had organized as his personal supporters. When Balban assumed a charge as Sultan, he crushed their power and strengthened his rule. तो बेसिकली ये तुर्कान ए चिहलगनी या फिर
चलगन या 40, ये जो है काफी पावरफुल ऑफिसर्स वगैरह का जो है ग्रुप था, जिसको कि इल्तुतमिश ने जो है अपने पर्सनल सपोर्टर्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया था, और इस वजह से ये काफी पावरफुल भी थे ऑफ कोर्स। लेकिन जब बलबन ने पावर संभाली, जब उसने सत्ता की कमान संभाली सुल्तान के तौर पर, तो उसने जो है उनके पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया और अपने रूल को और जो है मजबूत बनाया। That's like in 1236, Razia, the daughter of Iltutmish, became the Sultan of the Delhi Sultanate. 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है वो सुल्तान बनती है दिल्ली सल्तनत की। द क्रॉनिकलर ऑफ दिस पीरियड मिनहाज उस सिराज सेज, इस समय के क्रॉनिकलर जो रिकॉर्ड कीपर है, तारीख मेंटेन करने वाले जो है, अब मिनहाज उस सिराज, उनका कहना है शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। वो जो अपने सभी भाइयों की तुलना में ज्यादा सक्षम थी, ज्यादा जो है क्वालिफाइड थी। बट द नोबल्स इन हर कोर्ट वर अनकंफर्टेबल। उसे कोर्ट में जो नोबल्स थे, बेसिकली जो सामंत वगैरह रहे होंगे, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे एट हैविंग अ लेडी एज अ रूलर। एक औरत को जो है अपने शासक के रूप में होने से वो जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। देयरफॉर डिफरेंसेस विद इन द कोर्ट बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। ठीक है, कोर्ट के अंदर डिसएग्रीमेंट, कोर्ट के अंदर जो है विरोध, ये जो है बिल्कुल हर एक दिन का मैटर हो गया। अल्टीमेटली रजिया सुल्तान was removed from the throne in 1240 CE और क्रिश्चियन एरा। अल्टीमेटली जो है रजिया सुल्तान को जो है गद्दी से 1240 में 1240 क्रिश्चियन एरा में जो है हटा दिया गया। सो वेल, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर बिगिनिंग, राइट? नाउ from garrison towns to empire, okay, we will be looking at this section, okay, and that will be the end section. Now garrison मतलब हो गया तुम्हारा जो है मिलिट्री सेटलमेंट टाइप का, तो garrison टाउन मतलब हो गया वो टाउन जो कि मेनली जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह के लिए बना हो। तो now till the late 13th century the control of the sultanate was largely confined to heavily fortified towns with the presence of soldiers known as garrison towns. अब मतलब 13th सेंचुरी, लेट 13th सेंचुरी मतलब कि 1270-80 वगैरह तक के पीरियड तक कह सकते हो, या 1250-1260 तक के पीरियड में कह सकते हो, सल्तनत का जो शासन था, सल्तनत का जो कंट्रोल था, वो मेनली जो है जबरदस्त रूप से फोर्टिफाइड, जबरदस्त रूप से किलेबंद शहरों तक सीमित था, जिसमें कि सोल्जर्स मौजूद रहते थे। इन शहरों को जो है गैरिसन टाउन्स के नाम से जाना जाता था। So it's important to know these garrison towns. It would have been extremely difficult for the sultans to adjust to the system of revenue extraction of the earlier period in these regions. अब ऐसे में जो है ये काफी डिफिकल्ट होता सुल्तान के लिए, ठीक है, कि वो जो है रेवेन्यू वसूलने का, मतलब टैक्स वसूलने का जो सिस्टम है पहले के पीरियड का, उसको इन जगहों पर जो है इन्फोर्स करता, उनको इन जगहों पर जो है लागू करता। They were new to the territory. वो नए थे इस क्षेत्र के लिए, of course, because they had come from outside, remember Persia, and came from a different ruling background altogether. और वो जिस बैकग्राउंड से आए थे, जिस तरह की शासन व्यवस्था देख के आए थे, वो बिल्कुल डिफरेंट था, right? So that is why they came from different ruling background altogether. Therefore, in the beginning, the major part of the revenue of the Sultanate came from the tribute and plunder of the territories surrounding the garrison towns. और इसीलिए जो है शुरुआती दौर में जो सल्तनत के आमदनी का जो बड़ा हिस्सा था वो ट्रिब्यूट के तौर पर आता था, मतलब सलामी के तौर पर आता था। यहाँ पे ठीक है, जाओ गैरिसन में जो है पैसा पहुंचाओ, सुरक्षित रहना है तो, और नहीं तो फिर गैरिसन टाउन्स के आसपास में जो क्षेत्र होते थे उनको लूट पाट करके ये लोग जो है रिसोर्सेज जमा करते थे। सो व्हाट वर द टू की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू? वन वाज ट्रिब्यूट एंड अनदर वाज प्लंडर ऑफ द टेरिटरीज सराउंडिंग द गैरिसन टाउन्स. The accession of Balban in around 1265 provided the Sultanate with an iron-willed ruler who aimed at consolidating the hinterlands, the area adjacent to a city, of the garrison towns for constant extraction of revenue and resources. एक्सेशन का मतलब होता है सत्तारूढ़ होना, पावर में आना, ठीक है। तो बलबन के सत्तारूढ़ होने के साथ ही 1265 में, बलबन के सुल्तान बनने के साथ ही 1265 में सल्तनत को जो है एक मजबूत विल पावर वाला, आयरन विल्ड मतलब कि बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला रूलर मिला, जिसने कि इस बात का टारगेट रखा, हु
aimed at consolidating the hinterlands. जिसने कि बेसिकली इन गैरिसन टाउन्स के आसपास के जो एरियाज थे, द एरिया एडजेसेंट टू ए सिटी, तो बेसिकली एक इन गैरिसन टाउन्स के आसपास के जो एरियाज थे, इन सब से जो है लगातार रेवेन्यू और रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन का, मतलब कि इनसे लगातार जो है रेवेन्यू और रिसोर्स वसूलने का, एक्सट्रैक्शन मतलब होता है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, इनसे लगातार जो है रेवेन्यू और रिसोर्सेज निकालने का तरीका बनाने का जो है उसने गोल रखा. Under him, huge forest areas were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and these lands were given to the peasants. उसी के समय में जो है गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, इसमें जो है बहुत बड़े फॉरेस्ट एरियाज को, जंगल के एरियाज को जो है साफ कर दिया गया और ये जमीनें जो है वो किसानों को दे दी गई. Okay, many new towns and fortresses were also built. बहुत सारे नए शहर और fortresses मतलब किला जो थे वो भी बनाए गए थे to situate the mukti or the local commanders and the soldiers. तो बहुत सारे नए टाउन या किला भी बनाए गए थे ताकि जो ये मुक्ति जो थे या लोकल जो कमांडर्स और सोल्जर्स थे सल्तनत के, इनके रहने की व्यवस्था की जा सके. Now, when the Sultanate expanded till the south, the Sultan collected revenue from the peasantry, traders, and in some cases, tribute was also taken from the local rulers. अब जब सल्तनत जो है वो बिल्कुल साउथ इंडिया तक पहुंच गई, तो ऐसे में सुल्तान जो है उसने रेवेन्यू वसूल किन किन से वसूलना शुरू किया? किसानों से, पेजेंट्री, व्यापारियों से, ट्रेडर्स, और कुछ केसेस में जो है जो लोकल रूलर्स वगैरह थे उनसे ट्रिब्यूट वसूलना शुरू किया. नाउ बलबन was succeeded by weak rulers. बलबन के बाद लेकिन जो है कमजोर शासक सब आते गए, and hence the throne of Delhi was taken over by the Khaljis. और इसलिए दिल्ली की सत्ता जो है वो खलजीज के द्वारा ले ली गई. So well, let us stop here. Okay, just go through the chapter once again and see if you have any difficulty understanding any part of it. If you have, we can of course discuss it, right? And next class we will be moving to the Khaljis and Tughlaqs. Bye bye.